आज हम करेंगे कविता यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक बार जल्दी से 2-3 लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो आपको ये कविता और अच्छे से समझ में आए। इस पूरी कविता में कवि कहते हैं कि मैं अक्सर घर से बाहर रहता हूं, मतलब मेरा घर पर आना जाना थोड़ा कम ही हो पाता है, मैं काम के सिलसिले में बाहर ही रहता हूं। हुआ ये कि कवि के घर में बच्चे का जन्म हुआ, तो कवि उससे मिलने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए काफी टाइम बाद आता है और देखता है कि उसके 2 दांत आ गए हैं। बच्चे के अक्सर आगे के ही 2 दांत आते हैं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है उस समय, और उस हंसी को, मतलब वो 2 दांत वाली जो हंसी होती है ना बच्चे की, उस हंसी को कहते हैं दंतुरित मुस्कान। उस दंतुरित मुस्कान को जब वो देखता है तो एक कविता की रचना करता है। उस कविता को ही आज हम पढ़ने वाले हैं। वो क्या कहता है बच्चे के बारे में, वो क्या कहता है उसकी दंतुरित मुस्कान के बारे में, वो क्या कहता है उसके शरीर के बारे में, उसका कितना कोमल शरीर है। बच्चे का अक्सर बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो उसी के बारे में, यानी उस बच्चे के बारे में एक छोटी सी कविता है। ध्यान से सुनते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। पहले पैराग्राफ में क्या समझाया है वो एक बार ध्यान से सुन लो। देखो, दंतुरित मुस्कान यानी कवि अपने बच्चे की जब मुस्कान देखता है, उसके शरीर को देखता है, इतना सॉफ्ट, इतना कोमल, उसको देखते हुए थोड़ी बातों को बढ़ा चढ़ाकर क्या कहता है देखो। कहता है कि अगर तुम्हारी कोई दंतुरित मुस्कान देख ले, मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाए। अब मरा हुआ व्यक्ति कैसे देखे? दरअसल कवि के कहने का मतलब यह था, मरा हुआ मतलब कोई निराश व्यक्ति होगा ना, दुखी होगा, वो भी बड़ा खुश हो जाए। इसी को लेकर यह बात कही थी कि कोई मरा हुआ व्यक्ति भी देख ले तो वो जीवित हो जाए। और क्या कहता है, तुम्हारा ये धूल से सना हुआ शरीर, तुम्हारा ये धूल से सना हुआ शरीर है, सना हुआ मतलब धूल लगी हुई है, ठीक ऐसा लगता है जैसे कोई कमल का फूल मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अक्सर कमल का फूल तालाब में खिलता है, लेकिन कवि को ऐसा लगता है जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिला हो। ऐसा तुम्हारे शरीर को देखकर लग रहा है, तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर लग रहा है। और इसके अलावा और भी बातें, क्या कि अगर तुम्हें कोई स्पर्श कर जाए, कौन? चट्टान। चट्टान मतलब इतनी कठोर चीज होती है, लेकिन तुम्हारा शरीर इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है कि कोई चट्टान भी तुमसे छू जाए तो वो भी जलधारा बन जाए। जलधारा मतलब पानी बनकर बहने लग जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर ही इतना सॉफ्ट है, वो उस चट्टान को भी सॉफ्ट बना ले। ऐसा कहता है कवि। और क्या कहता है कि अगर तुम्हारा शरीर को, क्या, बबुल जो कांटेदार झाड़ियों वाला पेड़ कह सकते हो या पौधा कह लो, कि बबुल भी अगर तुम्हारे शरीर को छू जाए तो उसमें भी फूल निकल आए। मतलब बबुल जो कांटेदार झाड़ियां सी होती हैं, या एक छोटा सा पौधा होता है जिसमें फूल नहीं होते, लेकिन तुम्हारे शरीर को छू जाए तो उसमें से भी फूल टपकने लग जाए। ऐसा कुछ यहां पर लिखा हुआ है। और भी बातें हैं, वो भी बातें हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पहले पैराग्राफ में ऐसा ही लिखा हुआ था, वो देखते जाइए। देखो, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अब एक बार शब्दार्थ हो देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को अगर कोई देख ले तो मृतक में भी, मृतक यानी मरे हुए इंसान में भी डाल देगी जान, जान डल जाए। अर्थात निराश व्यक्ति भी हो उसमें भी आशा आ जाए, अर्थात वो भी खुश हो जाए। कब? अगर तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कोई देख ले तो। मतलब तुम्हारी इतनी सुंदर है ये दंतुरित मुस्कान। आगे देखिए, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर का मतलब होता है धूल मिट्टी से सना हुआ, यानी उसमें अगर धूल मिट्टी लगी होती है तो उसको कहते हैं धूल मिट्टी से सना हुआ। गात माने शरीर, तुम्हारे इस शरीर पर जो धूल मिट्टी से सने हुए हैं, ऐसा लग रहा है देखने से जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। तो ऐसा लग रहा है जैसे तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो। ऐसा लग रहा है किसको देखकर? तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर। परस पाकर, परस मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण माने होता है चट्टान, पत्थर जो बहुत कठोर होती है। क्या लिखा है कि तुम्हारे शरीर को अगर कोई स्पर्श कर जाए, तुम्हारे प्राणों को अगर कोई स्पर्श कर जाए तो पिघल कर जल बन गया, मतलब पिघल जाए। क्या? चट्टान। कठोर, कठिन माने कठोर, कठोर चट्टान भी पिघल कर जल बनकर बहने लग जाए। ऐसा है तुम्हारा शरीर, ऐसा है, इतना सॉफ्ट है तुम्हारा शरीर। ऐसी एक लाइन और भी है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। मतलब बांस या बबूल, बांस भी बहुत कठोर होता है, बबूल का पेड़ भी बहुत कठोर और कांटेदार होता है। तो बांस या बबूल में से भी अगर तुमसे
तुम्हारे शरीर को कोई छू गया यानी छू जाए तो झरने पड़ लगे क्या? शेफालिका के फूल। शेफालिका के फूल बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये शेफालिका के फूल हैं। तो शेफालिका के फूल भी झरने लग जाएं या उसमें से टपकने लग जाएं, किसमें से? बांस या बबूल में से। कब? जब तुम्हारे वो शरीर को छू जाए तो। मतलब कहने का मतलब कवि का सिंपल सा ये था कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छी है, कोमल है। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने कवि का नाम बताया था, अगर ध्यान है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में कवि ने बताया, कवि एक्चुअल में बातचीत कर रहा है अपने बच्चे से। क्या बातचीत कर रहा है? थोड़ी हल्की फुल्की, ज्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या बात हो रही है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। देखो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब जब कवि आया उसको देख रहा है तो बच्चा उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है और वो एक टक उसे देखता ही जा रहा है। किसे? अपने पिता को, क्योंकि उसको अनजान सा चेहरा लग रहा है, क्योंकि काफी दिनों के बाद आया है कवि, तो उसको अनजान सा चेहरा लग रहा है, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो तब कवि क्या कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम शायद मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। क्या तुम मुझे देखते ही रहोगे अनिमेष? अनिमेष होता है लगातार, एक टक देखना, घूर घूर के देखना। तो क्या तुम मुझे एक टक लगातार देखते ही रहोगे? थक गए हो? कहीं थक तो नहीं गए? आंख लूं मैं फेर? क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं? मैं कहीं यहां से चला जाऊं, यहां से दूर हो जाऊं? तो तुम अगर थक गए हो तो मैं क्या ऐसा कर लूं? ऐसा कवि कहते हैं। आगे भी है, देखो, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहते हैं कि क्या हो गया अगर हम पहली बार में परिचित ना हो पाए। मतलब तुम मुझे नहीं जानते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम पहली बार में परिचित ना हो पाए, नहीं जान पाए तो कोई बात नहीं। तुम अभी छोटे हो, तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं तुम्हारा पिता हूं, परिचित नहीं हो पा रहे हो तुम, कोई बात नहीं, ऐसा कवि कहते हैं। आगे क्या कहते हैं देखो, अब आगे की जो 4 पंक्तियां लिखी हुई है ना, उसमें यह लिखा है कि तुम्हारी मां ही हम दोनों को मिलाने का माध्यम बनी है। मां ने ही तो हमें मिलाया है। अगर वो मां माध्यम ना बनी होती तो मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को ना तो देख पाता, ना जान पाता। तो ऐसा ही कुछ हम 4 पंक्तियों में पढ़ेंगे। देखो, यदि तुम्हारी मां ने माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी मां माध्यम न बनी होती हमें मिलाने का, तो न तो मैं इसको देख सकता, न मैं जान पाता। किसको? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को। आगे देखते हैं। धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य। अन्य का मतलब होता है कोई अन्य, दूसरा, है ना। इतर का मतलब भी वैसा ही होता है, अन्य या दूसरा, बात एक ही है, तो हम एक ही बार यूज करेंगे। तो मैं अन्य हूं। कौन अन्य हूं? कौन है दूसरा? कवि। कवि कहते हैं मैं तो बाहर ही रहता हूं ना, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं कोई दूसरा ही हूं। तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारा अपना ही हूं, तुम्हें तो मैं अन्य ही लग रहा हूं, दूसरा ही लग रहा हूं। किस वजह से? चिर प्रवासी होने के कारण। चिर प्रवासी क्या होता है? जो लंबे समय से बाहर रहते हैं, चिर प्रवासी कहलाते हैं। तो लंबे समय से बाहर रहने के कारण मैं तुम्हारे लिए कोई अन्य लग रहा हूं, कोई दूसरा लग रहा हूं। और ये बात तो मैंने दूसरी लाइन पढ़ा दी, पहली लाइन देखो, धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य। तुम भी धन्य हो और तुम्हारी मां भी धन्य है। मतलब मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूं और तुम्हारी मां का भी धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी ही वजह से ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे देखने को मिली है। तो ये बात थी पहली लाइन में, दूसरी मैं पढ़ा ही चुका हूं। आगे देखते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, अंगुलियां मां की कराती रही है मधुपर्क। अब इन 2 लाइन में पढ़ेंगे कि बच्चे को कवि कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अतिथि हूं, अतिथि यानी गेस्ट हूं, मेहमान हूं। मैं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा और तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं मेहमान लग रहा हूं, जबकि मैं तुम्हारा पिता हूं। खैर ये वाली बात तो नहीं बोली कि तुम्हारा मैं पिता हूं, लेकिन ये बात जरूर बोली कि मैं तुम्हारे लिए मेहमान हूं। तुम्हारी मां ने ही तुम्हारा अभी तक पालन पोषण किया है। पालन पोषण कैसे? मतलब खिला पिलाकर, अच्छा खिलाया है, अच्छा पिलाया है। मतलब क्या खिलाया है? मधुपर्क खिलाया है। मां अक्सर मधुपर्क खिलाती है। मधुपर्क का मतलब क्या होता है? पंचामृत। और पंचामृत का मतलब होता है 5 चीजों से मिलाकर बनाई गई खाद्य वस्तु होती है। कौन कौन सी 5 चीजें? दही, घी, शहद, जल, दूध, ये सारी चीजें मिलाकर पंचामृत बनता है। उसको मां अक्सर अपनी अंगुलियों से चटाती है, क्योंकि वो चम्मच से तो खिला नहीं सकती, वो अभी छोटा है बच्चा, तो वो चम्मच से न खिलाकर बल्कि अंगुलियों से चटाती है। उसी को कहा है उंगलियां मां की कराती रही है मधुपर्क। अब ध्यान से सुनना, समझना। क्या लिखा हुआ है कि इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा और मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैं तुम्हें अतिथि की भांति लग रहा हूं। अतिथि यानी
मेहमान लग रहा हूं। तुम्हारी मां ने ही अपनी अंगुलियों से मधुपर्क चटाया है, मधुपर्क पिलाया है, खिलाया है। और मधुपर्क को आप पंचामृत कह सकते हो, तो पंचामृत चटाया है, ऐसा कह सकते हो। आगे देखते हैं बच्चों, पाषाण का मतलब यानी क्या शब्द का अर्थ बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मतलब होता है तिरछी नजर। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब इन चार पंक्तियों में कवि ने क्या बताया, ध्यान से सुनना। कवि कहते हैं कि जब भी तुम मुझे इधर यानी मेरी तरफ देखते हो, और वो भी तिरछी नजर से, ये होता है तिरछी नजर से देखना, कुछ इस तरह से आंखों को टेढ़ी करके देखना। तिरछी नजर से जब भी तुम मुझे देखते हो ना, और तुम्हारी और मेरी नजरें जब मिल जाती हैं, यानी मैं भी तुम्हें देख लेता हूं, तब तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। कब? जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो और मेरी और तुम्हारी नजरें मिलती हैं, तब। ऐसा ही कुछ चार पंक्तियों में पढ़ेंगे। देखो, देखते तुम इधर कनखी मार, जब भी तुम मेरी तरफ कनखी मार से देखते हो यानी तिरछी नजर से देखते हो, कनखी मार इकट्ठा है जिसका अर्थ है तिरछी नजर, और होती जबकि आंखें चार, और जब भी हमारी आंखें चार हो जाती हैं, आंखें चार एक मुहावरा है जिसका मतलब है आंखों का मिलना। जब भी तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें मिल जाती हैं, मैं तुम्हें और तुम मुझे देखने लग जाते हो, और तुम तिरछी नजर से मुझे देखते हो, तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर लगती है क्या? तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये सब पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ आपको इसी कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, मतलब मैंने जो बोला वो आपको लिखित में भी मिलेगा, लेकिन कहां वो भी बताता हूं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता देता हूं, इसका दूसरा पार्ट भी है, नाम है फसल। फसल को भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें, जो 5 चीजें मैंने लिखी, वो सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिल जाएगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। लिंक का नाम रखा है मैंने फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें आपको A to Z देखने को मिल जाएंगी एक ही लिंक पर, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, रोगी में, बी पक्षी में, सी कमजोर में, डी मृतक में। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृतक में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। आपके ऑप्शन, ए कवि के, बी माता के, सी बच्चे के, डी पिता के। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चे के। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा। आपके ऑप्शन, ए बच्चे को, बी बच्चे की माता को, सी स्वयं को, डी लोगों को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयं को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि को क्या छविमान लगती है। कवि को क्या छविमान लगती है। आपके ऑप्शन, ए धूप, बी छाया, सी बच्चे की मुस्कान और डी बच्चे की मां। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चे की मुस्कान। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको A to Z सिलेबस एक ही लिंक पर, एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो वो लिंक जरूर देखना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।